आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें आपको कराएंगे रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम मुफ्ती ने दी पाकिस्तान को नसीहत, कहा अच्छे रिश्तों के लिए बॉर्डर पर कायम करें अमन। साथ ही पीएम मोदी की भी की तारीफ। इस किस्म के डॉक्टर को मुअत्तिल किए जाने का वजीर आला ने दिया जवाब। साथ ही कोर्ट सिस्टम पर जाहिर की नाराजगी, कहा करप्शन पर एक्शन लें तो कोर्ट जाते हैं ये लोग। बिलाल के घर वालों ने पुलिस के दावों को झुठलाया, कहा आज तक पुलिस ने नहीं की कभी पूछताछ, अचानक बनाया दहशतगर्द। कुपवाड़ा के दार्दपोरा में आया 10वीं का हैरान करने वाला रिजल्ट। 44 बच्चों में से हुआ महज एक बच्चा पास। वालिदैन ने लगाया स्कूल पर गौर न देने का इल्जाम। और रंसू के पीएचसी में मरीजों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। पीएचसी में दी जाती है एक्सपायरी डेट की दवाइयां। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में तफसील से आगे बढ़ते। सबसे पहले बात वजीर आला महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने कानून साज काउंसिल में गवर्नर के खिताब के बाद पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने पर निशाना साधा और कहा कि अगर पाक हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता है तो उससे पहले बॉर्डर पर उसे अमन लाना होगा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान को भी बातचीत से मसले का हल ढूंढना चाहिए। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इतने बड़े मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क से अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं की। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान का दिल बड़ा है और हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, मगर उनको भी तो पहल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर एक वजीर आजम, इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, जिनकी रैंक इसको को दुनिया में तीसरे नंबर पे है, अगर वो चल के जाते हैं एक हमसाये के घर में, तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स तो दूसरा होना चाहिए। मगर उसके बावजूद मैं समझती हूं हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, इसका दिल बहुत बड़ा है, हमें फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए सर। इधर वजीर आला ने नौजवानों को लेकर के भी असेंबली में नौजवानों को लेकर कहा कि नौजवान अब वापस आ रहे हैं और हमने इससे वालिदैन की मुदाखलत कराई है और नौजवान वालिदैन का दर्द समझ रहे हैं और दर्द समझकर ही वो वापस लौट रहे हैं। साथ ही कुपवाड़ा के नौजवान को लेकर के ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द घर वापस आ जाएगा। और हमने पेरेंट्स को हम रुजू कर रहे हैं, पेरेंट्स की इसमें मुदाखलत हम ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की आहकार, उनके दर्द को समझ के वापस आ रहे हैं और हम कहीं थाने में उनको नहीं बुलाते हैं बल्कि वो सीधे घर चले जाते हैं। और मुझे खुशी है कि एक बड़ा नंबर जो है ऐसे लड़कों का वापस आ गया अपने घरों में। और इधर पीडीपी के रुकन असेंबली एजाज अहमद मीर के मिलिटेंटों को शहीद और अपना भाई बताने वाले बयान के बाद वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने उस पर अपना मौकफ साफ रखा और यह भी कहा कि मिलिटेंटों के घर वालों के साथ ज्यादती ना हो। इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मौजूदा हुकूमत को घेरते हुए बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद पर निशाना साधा। इस पर कांग्रेस के सीनियर लीडर नावंग रिगजान ने यह खास बात की है उनसे जी मीडिया नुमाइंदे तजम्मुल इस्लाम ने। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों को किन नामों से जाना जाए, कुछ लोग टेररिस्ट, कुछ लोग इनको मुजाहिदीन, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज का इस पे क्या ओपिनियन है? अब से कुछ देर पहले पीडीपी क्लियर कर चुका है कि मिलिटेंट हैं और इनके साथ ज्यादतियां इनके घर वालों के साथ नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन लीडर नवाब रिजन जोहरा साहब हमारे से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहरा साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है जिस तरह से पीडीपी ने क्लियर क्रिस्टल बता दिया, और आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, बीजेपी और पीडीपी का जो कॉलिशन चल रहा है वो तो दो जबान में बोलते हैं हमेशा। बीजेपी बोलेंगे कुछ और, वो पूरे देश को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटता फिरता है। कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको अब इंटरनेशनल बोलेंगे। और यहाँ उनका कॉलिशन पार्टनर का एमएलए कहता है जो मिलिटेंट मारा गया, वो मारा नहीं गया, वो मार्टियर्ड हो गया, वो मार्टियर्ड हो गया। ये शुरू से चलता आ रहा है। क्या मोदी जी को पता नहीं था महबूबा का हमेशा से, पीडीपी का हमेशा से एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट लाइन रहा है? फिर आप सवाल ये है उन्होंने उनके साथ कॉलिशन क्यों की?
सत्ता के वजह, पावर के लिए, फॉर द लस्ट ऑफ पावर। जोरा साहब, कांग्रेस कश्मीर प्रोविंस, कांग्रेस जम्मू प्रोविंस, इनका मेल मिलाप कहीं नहीं है। गुलजार वानी कल बता गए कि ये मार्टियर हैं, इनके फैमिलीज के साथ हमारी हमदर्दी है, वो भी कांग्रेस। नहीं, उसने मार्टियर कभी लफ्ज यूज नहीं किया। कल जी के साथ उसने मार्टियर नहीं कहा। उसने कहा अगर वो इनोसेंट हो तो फिर हम अफसोस जताते हैं। जोरा साहब, मैं कश्मीर प्रोविंस का जो कांग्रेस और जम्मू प्रोविंस का, इसमें भी तो डिफरेंस है। नहीं, कश्मीर प्रोविंस, जम्मू प्रोविंस, लद्दाख प्रोविंस, तीनों प्रोविंस में कांग्रेस का एक ही आउटलुक है, एक ही नजरिया है। अब गुलजार वानी ने जो ये कहा, अगर ये इनोसेंट हो, नहीं, मिलिटेंट के लिए कहा, मिलिटेंट के लिए रिकॉर्ड पे इंटरव्यू में कहा। वो मुझे मालूम नहीं, अगर है तो गलत है, कल जी के है तो गलत है, मैं उसको कंडेम करूंगा। नवाज उद्दीन जोरा के मुताबिक बीजेपी और पीडीपी जो गठबंधन है इस वक्त मिलिटेंटों की हमदर्दियां पीडीपी के लिए हैं और बीजेपी की सोच मुख्तलिफ है। लेकिन रिकॉर्ड स्टेट करते हुए कल गुलजार अहमद वानी, कांग्रेस एमएलए शांगस ने बताया कि उनकी भी हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जो भी जिस हाल में भी मारा गया हो। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जहां पीडीपी और बीजेपी मिलिटेंटों के इस नाम पर बटे हुए हैं, वहां कांग्रेस कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस भी मुख्तलिफ नामों से मिलिटेंसी को अपना जो है वजूद देने की कोशिश करते हैं। देखना होगा कि कांग्रेस और जम्मू प्रोविंस की जो लैंग्वेज है वो कब मेल खाएगी, तब जाके पीडीपी और बीजेपी का आज के बाद जो मामला थे वो नजरअंदाज हो जाएंगे। अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल ज़ीमी। और अब बात स्किम्स की। दरअसल स्किम्स डायरेक्टर की बरतरफी और 3 सीनियर प्रोफेसर के मुअत्तल किए जाने का मुद्दा असेंबली में भी उठाए जाने के बाद वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने उसका जवाब देते हुए यह कहा कि सरकारी डॉक्टर्स अच्छी सैलरी हासिल करते हुए भी घरों के अंदर मरीजों का इलाज करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही कोर्ट सिस्टम से भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब हम एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट कहता है कि एक्शन लें, और जब लेते हैं तो ये लोग कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं। सब ठीक है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल हमने स्किम्स में प्राइवेट प्रैक्टिस, अरे भाई क्या हो गया, इतनी तनख्वाह ले रहे हो आप, वहां बीमारों को देखते नहीं हो, घर में बैठ के सवेरे से देखते हो और फिर उनको हाथ पकड़ के ले जाते हो कौन सी दुकान से आपने दवाई खरीदनी है, और हाथ भी नहीं लगाते हो, ऐसे ही बता देते हो क्या क्या दवाई खानी है आपने। सर करप्शन की तो इसी तरह से तो करप्शन, जब आप कोई एक्शन लेते हैं, हमने पिछले साल भी 50-60 जो मुलाजिम है उनको बरतरफ किया, पर बदकिस्मती से कोर्ट से फिर वो, जैसे यहां अभी हमने एक एक्शन लिया, हमने डायरेक्टर को अटैच किया क्योंकि उसके नीचे हो रहा था, सस्पेंड नहीं किया, आई टुक अ लीनिएंट व्यू, मगर कोर्ट चले गए। ये हमारी दूसरी मुसीबत है कि जब हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स कहते हैं आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो, जब हम एक्शन लेते हैं तो लोग कोर्ट में जाके स्टे ले आते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बात। और इधर कुलगाम से रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्किम्स डायरेक्टर की बरतरफी और 3 सीनियर प्रोफेसर के मुअत्तल किए जाने पर हुकूमत से वजाहत मांगी थी। जी सलाम से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स का मौकफ जाने बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। आज 16 के इशू को लेकर एमएलए कुलगाम तारिगामी साहब ने भी बाकी ऑपोजिशन जो एमएलएस के साथ वर्कआउट किया है, उनसे बात करेंगे। सर, आपने इशू उठाया जो मेडिकल हॉस्पिटल का, तो कितना ये इस वक्त सीरियस मुद्दा है? देखिए, हमारे रियासत में सबसे प्रीमियर जो इंस्टीट्यूट है वो सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है और काफ़ी उम्मीदें हैं पूरे रियासत के बीमारों की और काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं इस इंस्टीट्यूट के साथ। जैसा कि कल हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, न सिर्फ रियासत के बल्कि रियासत से बाहर भी पेशेंट वहाँ आते हैं। अब कई दिनों से अमलन सारा काम काज ठप हो के रह गया है और इसका नतीजा ये है कि इमरजेंसी सर्विस चलती नहीं, ऑपरेशन थिएटर्स में काम नहीं हो रहा है और बाकी जो भी एसेंशियल सर्विसेज है अस्पताल की वो भी रुकी पड़ी है। सर, लेकिन आपको ऐसे में आपको लगता है कि जो सरकार की कार्रवाई हुई है वो जल्दबाजी में हुई है, जिस तरह से लाजिम मसलन पहले तो सोचना चाहिए था कि एक्शन, मसलन अभी तक भी नहीं बताया गया है कि डायरेक्टर के खिलाफ क्या जुर्म है, क्या इल्ज़ाम है। अगर उन डॉक्टरों को जिनके बारे में कहा गया है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, फिर भी एक कायदा है भाई, तहकीकात तो कर लो पहले पूरे तौर पर,
और उसके बाद अगर डायरेक्टर का जहां तक ताल्लुक है उस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन सर ऐसे में आपको लगता है कि अगर उनको बहाल किया जाता है तो एक गलत मैसेज चला जाएगा? ये देखिए, ये सरकार की बात है कि किसको बहाल करना किसको नहीं करना है। हम सिर्फ कहते हैं कि कायदा ज़ाबिता में रहकर काम करना चाहिए। हमारा मुतालबा यही है कि अस्पताल चलना चाहिए। अस्पताल चलाए ना सरकार, बाकी उस अस्पताल चलाने के बात है। और बीमारों को जो तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, भाई उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्या कुछ ज़रूरी है, सरकार को सोचना चाहिए। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया है और इससे पहले जिस तरह से सस्पेंड किया गया है स्कीम्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को, वो जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है और उससे पहले सरकार को मरीजों की सहूलियातों के बारे में सोचना चाहिए था। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो किस तरीके से सवाल बार बार उठ रहा है स्कीम्स को लेकर के और उसमें किस तरीके की बातचीत सामने आ रही है, रद्देअमल सामने आ रहे हैं, वो आपने सुना। लेकिन इधर हेल्थ मिनिस्टर आसिया नक्काश ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि सरकार शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर के अच्छी तरह से वाकिफ है। सरकार निजी प्रैक्टिस की इजाजत नहीं देती है। स्कीम्स के डायरेक्टर को इस तरह के मुद्दों से निपटने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। कश्मीर में महकमे सेहत की बात करें तो बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले और सिक्किम में आज भी डॉक्टर जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और स्ट्राइक पे हमारे साथ मौजूद हैं आसिया नक्काश, वज़ीर ममलिकत बराए सेहत। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिक्किम का जो सेटअप है उसको लेकर अशफाक जब्बार का आज कंसर्न जो था कि एक पेशेंट की डेथ हो गई, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी का है 50 ईयर ओल्ड। तो सिक्किम में जो डेवलपमेंट हुई उसको कैसे अभी ठीक किया जा रहा है? देखिए, जो ऑनरेबल मेंबर का जो कंसर्न था रिगार्डिंग द डेथ ऑफ द पेशेंट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स, आपको ये बताना है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस हुई और डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे। मैं असेंबली में मौजूद थी जब ऑनरेबल मेंबर का ये क्वेश्चन आया। यू हैव टू डिफरेंशिएट वेदर नेग्लिजेंस हुई, नेग्लिजेंस की वजह से डेथ हुई तो उसका मतलब है डॉक्टर्स मौजूद थे। अगर डेथ हुई है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि प्रेजेंस नहीं थे, डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे। दैट इज अ क्वेश्चन कि जो हम देखेंगे कि डेथ कैसे हुई है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस एंड अगेन आई विल से बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर्स। मैम एक और कंसर्न है जो सिक्किम में सारी डेवलपमेंट होती है, इनका मुतालबा है, उमर साहब का भी कंसर्न, चूंकि आप कश्मीर प्रोविंस को रिप्रेजेंट करती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कश्मीर है, कहते हैं कि डॉक्टर का क्या कसूर है अगर बाकी डॉक्टर को अटैच। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको ये नहीं बताना चाहिए कि डॉक्टर का क्या कसूर है। इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। आप कहीं पर किसी को अटैच करते हैं, किसी को आप लगा देते हैं, या मगर एक सिस्टम के जरिए ये सब होता है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम आप स्पर ऑफ द मोमेंट में आप ये डिसीजंस करते हैं। ऑनरेबल सीएम साहबा मेडिकल इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन है और जो हमारा कंसर्न रहता है, हम इंस्टीट्यूट को पूरा जम्मू कश्मीर ऊंचाइयों तक देखना चाहते हैं। मगर जहां हमारे पास कहीं आपका एक डीन है, फैकल्टी मेंबर है, ही इज योर डीन। आप मुझे बताइए, वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, डायरेक्टर के साथ, एंड ही इज कॉट इन द जो बताया जा रहा है। आई डोंट नो, जो बताया, जो हमारे पास रिपोर्ट आई कि उसको प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलव्वस पाया गया या वो कर रहा था, या आपका दूसरा ऑफिसर है, आई मीन दूसरा डॉक्टर न्यूरो सर्जन जो है, ही इज सपोज टू बी एट द जॉब। एक आखिरी सवाल होगा, NHM जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज होगा? क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि मरकजी स्कीम है, इस पे मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें देखिए ये गाइडलाइंस है, सेंटर की गाइडलाइंस पे ही NHM एक मिशन के तौर पे पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में और पूरे इंडिया में काम कर रहा है। तो जब हमें इसमें मॉडिफिकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हमें गाइडलाइंस कहीं ना कहीं लानी पड़ेगी। क्या हम इनकी जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से हम कर पाएंगे, और जितने सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के कुछ इनके इश्यूज़ हैं, मैंने इनसे बहुत बात करी है, पिछले 2 साल से मैं इनसे मिलते आ रही हूँ, मगर कुछ इश्यूज़ जो इनके हैं वो काफ़ी जेन्युइन है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, मगर इस पे एक लाहे अमल, आई मीन यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस, यू नो, जो इनके मसले हैं सीरियसली हमें बात करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और जहां एक तरफ बीजेपी ने बजट का खैर मकदम किया है तो वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने इसको ठीक नहीं बताया और कई मुद्दों पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। जी हां, बात रियासती बजट 2018-19 की कर रहे हैं। दरअसल बिजली जैसे मुद्दे को लेकर के आवाम में कंफ्यूजन बनी हुई है, ये बात कही है हिज़्ब इख्तिलाफ ने। इस मुद्दे पर जी मीडिया नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने डिप्टी सीएम निर्मल सिंह से खास बातचीत की और पावर सिनेरियो समझने की कोशिश की। बीजेपी बाकी पार्टियों का भी ये कंसर्न है कि बिजली का बजट जो था वो
आवाम तक कैसे पहुंचेगा? ये कैसे क्लियर होगा कि इनकॉर्पोरेट था और क्या नहीं था? देखिए, बिजली के बारे में कल जो बजट स्पीच हुई है, उन्होंने काफ़ी उसमें डिटेल्स में उसमें बताया है, क्योंकि 3 बजट हमने बिजली के अलग जो है बजट दिए थे, क्योंकि बिजली महकमे को एक हमने स्ट्रेंथ देनी थी और काफ़ी हद तक के लेवल पर हम आए हैं और वही टेक ऑफ स्टेज पर है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो हैं बॉटल नेक्स हैं उनको हमने ठीक किया है, फंड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं उनको ठीक किया है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उसके अच्छे जो है परिणाम आएंगे। डॉक्टर साहब, कश्मीर की सूरत हाल देखें तो इन सर्दियों के कठिन आयाम में बिजली इस साल उस शेड्यूल से नहीं मिली, उसकी क्या वजह रही? क्योंकि 1 घंटा बिजली आती है, 6 घंटे बिजली चली जाती है, चूँकि आप पावर मिनिस्टर भी हैं। इस साल क्या बेहतर? देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल एग्री नहीं करता। हमने ये किया है कि जहाँ मीटर्ड एरियाज हैं उसमें 8 घंटे का कट है और 6 से 8 घंटे का कट, और जो अनमीटर्ड एरिया है उसमें 8 से 10 घंटे का कट है। कहीं ओवरलोडिंग होने के कारण जो है अनशेड्यूल्ड कट रहते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बताऊंगा, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोड है वो 700 मेगावाट का है और हम 1200 मेगावाट सप्लाई कर रहे हैं। ये भी बात स्पष्ट रहनी चाहिए। और उसमें क्या है कि हमारे पास जब ओवरलोडिंग होती है, लोग जो हैं इस प्रकार से उसको यूज़ करते हैं, चाहे गर्मियों में जम्मू की बात होती है, सर्दियों में कश्मीर की बात होती है, तो हमारा सिस्टम ओवरलोडेड रहता है, तो उसमें कई बार इसमें जो है दिक्कत आती है। उसके कारण जो है अनशेड्यूल कट आते हैं, क्योंकि हमें लाइन्स को बंद करना पड़ता है, नहीं तो उसके बाद काफ़ी डैमेज होता है, तो इसलिए वो कारण है। दूसरी बात है कि हमारे ट्रांसमिशन की लाइन्स जो हैं जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है। लगभग हमें 3000 का जो है हमारी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड तो बहुत कम है, अनरजिस्टर्ड 3000 के लगभग का है। लेकिन आज हम जो है इसको यहाँ जो सप्लाई कर सकते हैं उसमें कम से कम 800 मेगावाट ज़्यादा सप्लाई करने है। अगर 3000 को मीट आउट करना है, 800 मेगावाट हम सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है। लेकिन आप देखेंगे इस साल जो है, जैसे हमने जलंधर, सांबा, अमरगढ़ जो है और फिर लद्दाख तक लेके जाएंगे, लाइंस वो बन रही हैं, ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं, सब ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं। और इसी पर डिस्ट्रीब्यूशन में भी ढांचे में कुछ कमी है, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के द्वारा। आने वाले वक्त में इसमें हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मल सिंह जी। रियासत के नायब वज़ीर आला मुतल्लिका महकमे बिजली के मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, जिनका मानना है कि कश्मीर में जो इस वक्त सर्दियां हैं, इस बीच 6 से 8 घंटे जो कट्स लगते हैं वो हमारी मजबूरी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा मार्च के बाद कोई बड़ी खुशखबरी होगी। बजट पे उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कुछ है। दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का भी तज़किरा किया, काफ़ी स्कीमों का तज़किरा किया। कहा कि बजट में जो चीज़ें बिजली के लिए रखी गई हैं अभी तक की कोई भी सरकार नहीं रख पाई। अशरफ वानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। तो बजट 2018-19 को लेकर के हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो सवालात उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब देते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह। लेकिन इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में रियासती वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने बजट जो पेश किया, बजट को लेकर के सियासी पार्टियों में अलग अलग तरह के जवाब सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ इत्तेहादी जमातों ने इसे अवामी करार दिया, तो वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने इसकी मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और बिश्नाह से रुकन असेंबली डॉक्टर कमल अरोड़ा ने असेंबली के बेल में आकर के एहतजाज किया। अरोड़ा ने रिंग रोड की तामीर के लिए दी गई किसानों की जमीनों के मुआवजे का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत ने इन्हें बहुत कम मुआवजा दिया, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। और इस पर डॉक्टर कमल अरोड़ा से खास बात की है जी मीडिया नुमाइंदे राजन बैद ने। मुआवजा जो किसानों को दिया गया है वो सही नहीं है, उस पर बात करेंगे। कमल जी, क्या इशू था जो आप वेल पे आने के मजबूर हो गए? मैं इसलिए मजबूर हुआ कि ख़ास करके ये जो रिंग रोड निकल रहा है मेरे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसने कोई काफ़ी 3-4 अच्छे स्पॉट लिए हैं। एक तो अवतारा चक, एक सरोर और नौगरा, जिसमें का महमूदपुर, इसमें कम से कम 2000 कनाल लैंड आ रही है उसमें। तो ये गवर्नमेंट का मुआवजा जो दे रही है, रिलीफ दे रही है, वो दे रही है 3 लाख रुपया पर कनाल, और वहाँ जो लैंड का रेट है इस टाइम वो 4 लाख पर वहाँ मरला है। तो ये इनके साथ अनजस्टिस किया जा रहा है।
ये मुद्दा पहले बीजेपी के एमएलए सुखनंदन चौधरी ने भी उठाया, अब आपने भी उठाया। बहुत बड़ा जो ये मसला बन गया है। हालांकि कश्मीर में जो रिंग रोड का काम है वो रुका हुआ है, जम्मू में वो शुरू हो चुका है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये इनजस्टिस है और किसान इसको लेके सड़कों पे आ सकते हैं? बिल्कुल सड़कों पे आएंगे, क्योंकि ये मुसीबत के मारे में है। ये इन्हीं की ये रोजी रोटी है। ये जो लैंड है इसी पे ये खाना खाते हैं, सब कुछ इसी पे करते हैं। अगर श्रीनगर में जब इनको प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे ये 15 लाख रुपया पर कनाल दे रहे हैं, और जम्मू नाम मात्र के बराबर ये कोई 3 लाख रुपया कनाल दे रहे हैं। यहाँ पे जो 4 लाख मर्रे का रेट है। और मैं कहूँगा कि ये भी लोग रोड पे उतरे हुए हैं, इन पे बहुत लाठीचार्ज, बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मैं कहता हूँ कि अनजस्टिस ना किया जाए, जैसे श्रीनगर में किया ऐसे यहाँ इनको कंपनसेशन दी जाए। मैं कह रहा हूँ तो जैसे पीछे डेंगू फीवर फैला, यहाँ वहाँ पे बहुत कैजुअल्टी हुई। मैंने ये कहा कि इनके लिए जो किट होती है डेंगू के लिए वो वहाँ से प्रोवाइड फ्री की जाए, ना कि वो बाहर से ली जाए, क्योंकि वो गरीब लोग ले नहीं सकते। और इसके लिए जो ये स्प्रे करते हैं वो स्प्रे करनी चाहिए कि ये मलेरिया या ये डेंगू फीवर लोगों का बचाव तभी हो सकता है। तो मैंने ये हेल्थ मिनिस्टर साहब से मैं पर्सनल अभी खुद मिला हूँ, हाल में ही मिला हूँ। तो मैंने कहा वहाँ डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या वो रिहाल है, क्या वो अरनिया है, क्या वो बिशना है। जैसे पहले हॉस्पिटलों में क्वार्टर बनाए गए थे, वहाँ पे कपल डॉक्टर रहते थे, डे एंड नाइट रहते थे, वहाँ काम करते थे। अब वो सिस्टम टोटल बिगड़ चुका है। कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं। तो ये थे कमल अरोड़ा, एनसी लेजिस्लेटर हैं। इनका कहना है कि जो रिंग रोड बनी है उसमें जो मुआवजा दिया गया है किसानों को वो बहुत कम है। अगर उनको सही मुआवजा नहीं दिया जाता किसानों को तो वो बहुत जल्दी सड़कों पर उतर सकते हैं और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी लॉन्च करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो बजट तो ऐवान में पेश कर दिया गया, लेकिन उस पर सियासत लगातार जारी है। बहरहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के लगाए गए तमाम इल्जामात पर पंचायती और देही तरक्की के वजीर अब्दुल हक खान ने रुकन असेंबली के इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि हुकूमत उन हलकों पर ज्यादा तवज्जो दे रही है जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के रुकन असेंबली हैं और तमाम इलाकों पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर रियासती वजीर अब्दुल हक खान से खास बात की है जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद ने। जिस तरह से ऑपोजिशन एमएलएस ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ज़्यादातर फंड्स उन्हीं इलाकों में दिए गए हैं जहां रूलिंग पार्टी के एमएलए जीत के आए हैं, हालांकि जो विपक्ष के जो एमएलए हैं उन इलाकों को इग्नोर किया गया। उस पर बात करने के लिए जो है हक खान साहब मौजूद हैं। सर, इस तरह के इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये इल्ज़ामात हैं, ये कोई सदाकत इसमें है नहीं। आपने देखा होगा हमारी चीफ मिनिस्टर जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में गई, वहाँ अपोजिशन के एमएलएज भी आए, दोनों हाउसे से काउंसिल के मेंबर भी आए, अपोजिशन के लोग भी आए, बाकी पार्टियों के लोग भी आए, और वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन कभी होता नहीं है। एक सिस्टम है डेवलपमेंट का, जहाँ जो भी चीज़ ज़रूरत होगी उसको एक सिस्टम के तहत लाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फंडिंग कोई हम किसी आदमी के हवाले नहीं करते, ये प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट होते हैं, ये बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स होती है, और उसमें किसी भी जगह डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती। और मैं यकीन सर, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आप हेड करते हैं, यही डिपार्टमेंट का ये जिम्मा भी होता है कि जो खासकर दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। तो किस हद तक आपको लगता है आपकी हुकूमत कामयाब हो पाई है? देखें, अगर आप रूरल डेवलपमेंट को लेंगे तो आपको मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अच्छी सर्टिफिकेट मिली है, हमें अवार्ड्स भी मिले हैं। और जो पिछले दिनों एक टीम यहाँ पे आई थी जिसको जॉइंट सेक्रेटरी हेड कर रही थी, उन्होंने यहाँ पे जाते समय जब वो चीफ मिनिस्टर साहिबा से मिली तो उन्होंने कहा कि वो सारे मुल्क में घूमी हैं, सारी रियासतों में गई हैं, और जितने उन्होंने अच्छे काम, अच्छे एसेट्स और लेबर को जो पैसा यहाँ मिला है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लिहाजा मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट ने जितने भी काम रूरल एरिया में किए हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। सर, लेकिन ऐसी शिकायतें क्यों हैं? मनरेगा एम्प्लॉयज़ की ऐसी शिकायतें क्यों हैं कि जो उनको कामकाज जो उन्होंने किया उसका पैसा नहीं दिया गया काफ़ी महीने से? इस तरह की बहुत सारी शिकायतें भी हैं। नहीं, मेरे ख्याल में आपकी इतला सही नहीं है। उन सबको जो भी हमारे मनरेगा के एम्प्लॉइज़ हैं
उनको बाज़ाब्ता उनकी तनख्वाह मिल गई, कोई ऐसी शिकायत सही नहीं है। तो ये थे हक खान, जिनका कहना है जो इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं अपोजिशन एमएलएस की तरफ से कि उनको फंड नहीं मुहैया करवाए जाते, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये भी वाज़ेह कर दिया कि सरकार की जो प्रायोरिटी है वो वही है कि दूर दराज इलाके हैं उनको जल्द से जल्द डेवलप किया जाए, और मनरेगा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी जो उनकी सैलरियाँ हैं दी गई हैं। हालांकि मनरेगा जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर थे, जिनका ये इल्ज़ाम भी था कि जो सरकार की तरफ से उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर जम्मू कश्मीर के होम शाली बाग हलके से एनसी के रुकन असेंबली अब्दुल माजिद लारमी ने वेल में आकर के अपने हलके में डिग्री कॉलेज का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। गवर्नमेंट की ओर से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने के बाद उन्होंने हाउस से वॉकआउट भी कर दिया। एनसी रुकन असेंबली अब्दुल माजिद लारमी ने जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद से खास बातचीत भी की। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए लालमी साहब ने आज जो है वेल में आके प्रोटेस्ट भी किया और वहां से वॉकआउट किया। उनकी मांग थी जो है उनके इलाके के लिए एक डिग्री कॉलेज मुहैया करवाया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने क्या वजूहात थी? बिल्कुल, मैंने एक डिग्री कॉलेज के बारे में बोला था। ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है महबूबा जी जो सीएम साहब है, इनको मैंने डिमांड की थी कि होम शाले में एक डिग्री कॉलेज किसी भी हाल में होना चाहिए, क्योंकि कुलगाम ज़िले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 3 में है, 1 में नहीं है। अब मैंने उनको कहा कि अगर वुमेन्स कॉलेज, आप जो वुमेन्स कॉलेज अभी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, मैंने कहा इनको कि आप एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज होम शालिब कॉन्स्टिट्यूंसी में खोला जाए। खातिर का जवाब नहीं मिलता है, अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है और हम मजबूर हो जाते हैं फिर वॉकआउट करने या वेल में आने के लिए। तो मैंने ऑनरेबल सीएम साहबा को भी कहा कि जो वहाँ पे दरबार लगाया, दरबार में भी आपने कमिटमेंट की, 17 कॉलेज में एक कॉलेज आपको देंगे। हाँ, जहाँ पे फिजिबिलिटी होगी, मैं ये नहीं कहूँगा इस इलाके में दे दो या उस इलाके में दे दो, वहाँ पे दे दे जहाँ पे फिजिबिलिटी होगी। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने कहा डिग्री कॉलेज दी जाए, डिग्री कॉलेज अभी नहीं है, कितनी मुश्किलातें हैं लोगों को आपके इलाके के? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो फ्लड हिट है, मिलिटेंसी हिट है, जो भी परेशानियां हैं तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर वहाँ के बच्चों को हम तालीम नहीं देंगे, उनको 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, खासकर आज के हालात में बच्चों को जब भी हड़ताल होता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, उन बच्चों को 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने गुजारिश की कि आपने 17 कॉलेज खोलने हैं, उसमें से एक कॉलेज वुमेन्स डिग्री कॉलेज होम शालिग में, जहाँ पे फिजिबिलिटी होगी वहाँ पे। आने वाले दिनों में आपकी मांग को नहीं माना जाता है, नहीं ध्यान दिया जाता, आपका क्या कदम क्या रहेगा? देखो, अगर ऐसा ही हुआ, ये अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो नेचुरली तो फिर हाँ, यहाँ पे आने का मकसद क्या है? अगर असेंबली 1 साल के बाद लगती है, 1 साल के बाद, पहले तो 6 महीने के इन्होंने वो रूटीन ही खत्म कर ली, श्रीनगर में इन्होंने बिल्कुल लगाई, असेंबली का सेशन नहीं लगने दी दिया। अब अगर 1 साल के बाद यहाँ पे मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आने का फायदा नहीं, हम तो टोटल बाइकाट करेंगे फिर, अगर यहाँ पे हमारी अपोजिशन की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये थे लालमी साहब, जिनका कहना है कि अगर डिग्री कॉलेज उनके इलाके में नहीं दिया जाता है तो वो असेंबली का बॉयकॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उन्हें कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और असेंबली के ऐवाम में टूरिज्म अथॉरिटी का हाल जानने की भी कोशिश की गई और हाल ही में टूरिज्म और वूलर को जोड़ दिया गया है और इस बजट से इस पूरे महकमे पर क्या कुछ असर पड़ेगा, यह जानने की कोशिश की जी मीडिया नुमाइंदे सैयद तजम्मुल इस्लाम ने कांग्रेस लीडर उस्मान माजिद से। असेंबली के ऐवान में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज का हाल किस तरह से है, ये एमएलएस ने जानने की कोशिश करी और मुतल्लिका मिनिस्ट्री इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, वहीं वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए भी क्या कुछ करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हल्का इंतखाब बांडीपोरा व कांग्रेस के सीनियर लीडर उस्मान मजीद साहब। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्लब भी किया गया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आपका कंसर्न जो था उस पर हाउस कितना सीरियस रहा? देखिए, एक तो ये हमारी अथॉरिटी का 2003 में इसका अथॉरिटी बनी है जिसमें वलर और मानसबल ने क्लब की थी। और ये बदकिस्मती थी, उस वक्त मैं मिले था, मैंने कहा था कि इसको क्लब मत करो, क्योंकि वलर का अपना एक वजूद है, एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, और मानसबल का वलर और मानसबल को इकट्ठे नहीं कर सकते। मानसबल की इतनी हिस्ट्री नहीं है जितना वलर की है, तो इसमें उन्होंने क्लब करके और कंसंट्रेशन उनका लगातार रहा है सरकार का मानसबल के ऊपर, और एकदम उन्होंने वलर को नजरअंदाज किया है। जैसे आप जानते हैं, वुकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जरिए एक प्रोग्राम आया था कंजर्वेशन ऑफ वलर लेक, 120 करोड़
करोड़, जो इस सरकार ने इसका बुरा हाल कर दिया। इवन 51 करोड़ ही खर्च करके बाकी सब प्रोग्राम वहीं छोड़ दिया है। मेरी सरकार से यही गुजारिश रही है, मैं हर बार कोशिश कर रहा हूँ, पिछले बार सीएम साहिबा से मिले, उनसे कहा कि वलर डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग कायम किया जाए, उससे फोकस रहेगा वलर के ऊपर, क्योंकि वलर का टूरिज्म के लिहाज से आप जानते हो कितना पोटेंशियल है। नंबर 2, वलर हमारा ये लार्जेस्ट वेटलैंड इन एशिया है। नंबर 2, अगर ये ख़त्म हो गया, अगर ये डिसअपेयर हो गया, खुदा ना करे, अभी भी हम उम्मीद है, अल्लाह ताला से मांगते हैं कि वाटर बॉडी बचे, इससे रियासत की इकोलॉजी पे कितना असर पड़ सकता है, कितना बुरा असर पड़ सकता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाटर बॉडीज़ को हमें बचाना होगा और शुमाली कश्मीर का ज़िला बांडीपोरा इसके लिए काफ़ी जरखेज़ रहा है, जहां पर झील वुलर मौजूद है। इंक्रोचमेंट के बाद रही सही कसर जो थी वो सरकार की तरफ से पूरी की गई। दरअसल उस्मान मजीद का कहना है कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ साथ वुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्लब करने की एक तजवीज़ थी, जो उन्होंने उस वक्त सख्ती के साथ रोका, क्योंकि वुलर की जो शान रफ्ता है उसको बहाल करना सरकार की नहीं बल्कि आम लोगों की भी अवलीन जिम्मेदारी है। कैमरामैन अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटेरिएट, जम्मू। तो अलग अलग रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, अलग अलग मौज़ूआत उठाए जा रहे हैं, लेकिन वजीर खजाना हसीब दराबू ने इस बार पंचायतों के लिए अलग से बजट पेश किया है, जिसकी हिज़्ब इख्तलाफ जमातों ने तो मजम्मत की ही, लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बजट पर मायूसी का भी इजहार किया है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा का यह कहना है कि पंचायत का बजट बहुत कम दिया गया, यह सिर्फ 1000 करोड़ है, जो कि पंचायत की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए नाकाफी है। जी मीडिया नुमाइंदे राजन वैद ने खास बात की है अनिल शर्मा से। फाइनेंस मिनिस्टर हसीब दराबू ने हालांकि कल पंचायत के लिए अलग से बजट पेश किया, लेकिन जो ऑल JNK पंचायत कॉन्फ्रेंस है उनका कहना है कि इसमें जो है एक तरह से धोखा ही दिया गया है पंचायत को। उस पर बात करेंगे। अनिल शर्मा हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पंचायत कॉन्फ्रेंस के। किस तरह से आप कहते हैं कि ये जो सेपरेट बजट पंचायत पे आया है वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगा? देखिए, ऐसा है कि कल जो जहाँ पे बजट पेश हुआ और सेपरेट एक बजट पंचायत के ऊपर इन्होंने रखा है, मैं समझता हूँ कि पंचायतों के साथ एक बहुत बड़ा जोक किया है रियासती सरकार ने, और स्पेशली हसीब दराबू साहब ने जो इसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट की वो ये की कि रियासत के अंदर 4400 के करीब जो हैं वो हमारी पंचायतें हैं पूरी रियासत में, जिसमें जम्मू खिता है, कश्मीर खिता है और लद्दाख खिता है। उसके साथ साथ हमारी म्यूनसिपल 2 कॉरपोरेशनें हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उसके साथ साथ हमारी लोकल वार्डीज़ हैं, उसके साथ साथ कंटोनमेंट है। सारे मिला के ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। और हसीब दराबू साहब ने इसमें ये क्लियर नहीं किया कि आप पर पंचायत जो है या पर वार्ड जो पंचायत के अंदर ये जो वार्ड की बात कर रहे हैं कि हम वार्डों को जो है एम्पावर करेंगे और पहले पंच चुनेंगे, पंच जो सरपंच चुनेंगे, उसके लिहाज से भी ये जो है ये बिल्कुल बहुत बड़ा जोक जो है ये रियासती सरकार ने, और स्पेशली हमारे वित्त मंत्री जो हमारे हसीब दराबू साहब हैं रियासत के, उन्होंने बहुत बड़ा जोक जो है वो उन्होंने किया। रियासत के अंदर जो है एम्बड्समैन जो है वो MG नरेगा के स्कीम के तहत जो है वो होने चाहिए, लेकिन आज जो है हाउस के अंदर इन्होंने माना कि एम्बड्समैन जो है रियासत के अंदर नहीं है। पहले तो ये इस चीज़ पे टाल मटोल करते थे कि हमारा इंस्टीट्यूशन बड़ा अच्छा और बड़े तरीके से चल रहा है, लेकिन आज इन्होंने जो है वो इन्होंने मान लिया कि एम्बड्समैन नहीं है। एम्बड्समैन नहीं होने की वजह से जो है रियासत के अंदर सही तरीके से MG नरेगा स्कीम जो है वो नहीं चल सकती। तो ये थे अनिल शर्मा, जिनका ये कहना है कि जो ये बजट पेश किया गया है पंचायत का, ये केवल आई वाश है, हालांकि इससे सही फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जितना फंड इसमें रखा गया है उतना नाकाफी है पंचायत को फरोग देने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। 10वीं क्लास के खराब रिजल्ट पर कुपवाड़ा के दार्दपोरा इलाके में स्कूली तलबा के वालिदैन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल इंतजामिया और स्कूली स्टाफ के खिलाफ जमकर एहतजाज किया है। एहतजाज में तलबा के वालिदैन के साथ मकामी बाशिंदों ने भी हिस्सा लिया। वालिदैन ने दरअसल स्कूल के स्टाफ पर बच्चों पर गौर न देने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत और कुपवाड़ा के CEO के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो जजों के मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखने पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। Of procedure that was finalized by the Supreme Court. And number 2,
the assignment of cases in the Supreme Court to what is described as, and I quote, selectively to the benches of their preference without any rational basis for such assignment, unquote. In answer to a question from the media, the Honorable Judges referred to the PIL concerning the death of Judge Loya, which the family of Judge Loya believes was under suspicious circumstances. The Honorable Judges in their letter have also hinted at other instances which they will raise later. The press conference and the letter followed a meeting of the 4 Honorable Judges with the Honorable Chief Justice of India this morning, which apparently failed to resolve the issues and obliged the 4 Honorable Judges to address a press conference. The Congress Party is deeply perturbed by these developments. The country holds the judiciary in the highest esteem, and millions of people knock on the doors of the courts seeking justice. The known finalization of the Memorandum of Procedure has left nearly 40% of the sanctioned posts of the judges vacant, leading to delay in justice delivery system. The Congress Party earnestly appeals that the full court of the Supreme Court should take up the issues raised by the 4 Honorable Judges and find solutions that are consistent with the traditions and conventions of the judiciary pointed out by 4 Honorable Judges, and that will preserve the independence of the judiciary. In the PIL concerning the death of Judge Loya, we believe that the matter must be entrusted to the senior-most judges of the Supreme Court, who should ensure that under their supervision, there is a thorough and impartial investigation of the case by an independent SIT. In the matter of assignment of cases, the established conventions and traditions of the courts must be followed, and the selective assignment of cases must be stopped forthwith. Cases that have far-reaching implications to society and governance must be heard in accordance with well-established conventions by the senior-most judges of the Supreme Court. Will you please wait, because Congress President will be making a short statement. तो आज मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आए। उन्होंने कई तरह की बातें रखी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ठीक नहीं है, और चीफ जस्टिस से उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत की थी, लेकिन हमारी शिकायत नहीं सुनी गई। यह भी उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त जजों की आजादी बहुत बड़ी जरूरत है और अभी वो आजाद नहीं है। ये तमाम बातें हम कहेंगे, बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी ये बात रख रही थी। बता दें कि कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे को बनाने की कोशिश जरूर की है, और ऐसा लग भी रहा था सुबह से, जो जैसे ही जजेस सामने आए थे और अपनी बात रखी थी, उसके बाद कांग्रेस के अंदर भी हलचल देखने को मिली थी। कांग्रेस ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और कांग्रेस ने जब यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई तो उसके बाद कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला इस वक्त मीडिया को मुखातिब कर रहे थे। बस कुछ ही देर के अंदर राहुल गांधी भी मीडिया से अपनी बात रखेंगे, और इस पूरे बात पर, इस पूरी सरगर्मी पर अपना मौकिफ वो भी रखने वाले हैं। इस पर नजर बनी हुई है हमारी। आपको सीधा लिए चलते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मीडिया को खिताब करने वाले हैं, और आज जो कुछ भी है उस पर राहुल गांधी अपनी बात रखने जा रहे हैं। थैंक यू। Congress party has made a statement just now, and I thought it was sensitive and important matter, so I thought I should also say a couple of things. I think the points that have been raised by the 4 judges extremely important. They have mentioned that there is a threat to democracy. I think it needs to be looked into. It needs to be looked into carefully. They've also made a point about Judge Loya's case.
I think that is also something that needs to be investigated properly. It needs to be looked at from the highest levels of the Supreme Court. I think that would be broadly what I would say. This type of thing has never happened before. It's unprecedented. And I think all citizens who love the idea of justice, who believe in the Supreme Court, are looking at this issue. And I think it's important that it's addressed. Thank you. ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछे हैं। गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत ज़रूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है, और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के मौकिफ पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी, और वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों की नजर इस पर बनी हुई है और हम ये चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला है, बहुत ज्यादा संजीदा मौजू है और ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक पैनल बने और इसकी जांच हो और पूरी सूरत हाल है उसको ठीक किया जाए। बहरहाल वक्त एक छोटे से वक्फे का चला है। ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर की खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस बीच शोपियां से एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख कर रहे हैं। दरअसल शोपियां में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है और मिलिटेंटों ने दरअसल यह हमला किया है कि गांव पुलिस स्टेशन पर यह हमला हुआ है। मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां भी चलाई हैं और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई जरूर कर रही है और अभी भी वहां से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक फायरिंग जारी है। तो दहशतगर्दाना हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोपियां में पुलिस स्टेशन पर यह हमला हुआ है और मिलिटेंटों ने पुलिस स्टेशन पर फायरिंग की है कि गांव पुलिस स्टेशन पर हमला बोला है। मिलिटेंटों ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी वहां पर फायरिंग जारी है। इधर साल 2000 में लाल किले पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार बिलाल अहमद कावा के घर वालों ने दिल्ली पुलिस के दावों को झुटलाया है। घर वालों का दरअसल यह कहना है कि आज तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई पूछताछ नहीं की और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि बिलाल को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि बिलाल बाहर जाने की फिराक में था और 17 सालों से अंडरग्राउंड था। श्रीनगर के डाउनटाउन के आली कदल इलाके में मौजूद बिलाल के घर का माहौल बेहद गमगीन है और घर वाले उसे मिलिटेंट मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि बिलाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी अंडरग्राउंड नहीं हुआ। अगर वो 17 साल से अंडरग्राउंड होता तो पुलिस ने उसके घर पर क्यों नहीं ढूंढा। बिलाल अहमद कावा के घर वाले उसके मिलिटेंट लिंक होने से इनकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस कावा के घर वालों के दावों की जांच कर रही है। हम मानते हैं अगर ये सस्पिशियस होते तो ये क्या कहते कि हमने एक सस्पिशियस आदमी को पकड़ा है, पर इन्होंने तो कल ही डिक्लेयर कर दिया कि टेररिस्ट बिलाल अहमद कावा को हमने अरेस्ट कर दिया है। ये कैसे इनको टेररिस्ट कह सकते हैं? अगर ये सस्पिशियस थे लाल किला हमले में, 17 साल से कहां थे ये? तो 17 साल से इधर ही रह रहे हैं श्रीनगर में। आप किसी को भी पूछिए यहाँ आकर कि इनका घर कहाँ है, वो तो आपको आराम से बता देगा कि बिलाल अहमद कावा का घर कहाँ पर है। पता करे, वहां जाए फराश खाना, इनका अपना घर है उधर पे इतने टाइम से। मेरे भाई का वहां राशन कार्ड है, उनके बच्चे उधर के स्कूल में पढ़ते हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि ये टेररिस्ट है? तो
तो हर साल दिल्ली जाते हैं विंटर्स में, आज की बात नहीं है कि आज जा रहे हैं, ये 17 साल से विंटर्स में दिल्ली जा रहे हैं। 17 साल पहले माइनर थे, आप इनकी वेरिफिकेशन निकालिए, आज क्या है इनकी एज है, और 17 साल पहले देखिए इनकी एज क्या थी, 16-17 साल का। 16-17 साल का बच्चा लाल किला हमले का मास्टरमाइंड हो। और अगर ये ट्रेनर मिलिटेंट होते, अपने आधार कार्ड पे अपनी टिकट पे दिल्ली चले जाते, इतना तो दिमाग आप दिखाओ। कौन ट्रेनर मिलिटेंट अपने आधार कार्ड पे अपनी टिकट पे चला जाता है यहां से वहां ट्रैवल करने? और एक ट्रेनर मिलिटेंट साग लेकर रोटी लेकर कहां जाता है? इनको बताइए, इनके पास से क्या लिटरेचर आपको मिला, क्या सोर्स मिला आपको जिससे आपको पता चला कि ये टेररिस्ट है? तो बिलाल अहमद कावा के घर वाले, उनके अहले खाना कई तरह के सवालात पूछ रहे हैं और इसके जवाब तलाश रहे हैं। बहरहाल बढ़ते आगे, अनंतनाग के सयाहती मकाम बैरिंगा में 6 दुकानों में आग लग गई और इसकी वजह से वहां पर काफी नुकसान हुआ। आग इतनी तेज फैली कि फायर सर्विस और इमरजेंसी एहलकारों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मकामी लोगों की माने तो शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में आग लगी। आग इतनी तेज थी कि फायर सर्विस और इमरजेंसी एहलकार तमाम कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पा सके और देखते ही देखते आग ने 6 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और इधर बारामूला में एक रिहायशी घर में आग लग गई और आग से पूरा घर और उसमें रखा हुआ सामान जलकर के खाक हो गया। मुतासिर घर वाली बेहद गरीब हैं और उन्होंने सरकार से मुआवजा देने के साथ ही रिहेबिलिटेशन के लिए मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए। इधर मुल्क की तारीखी मजहबी मकाम शिव खोड़ा रंसू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पीएचसी में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मरीजों को दी जाती हैं। मौके पर जाकर के जायजा लेने पर पता चला वहां कोई डॉक्टर ही तैनात नहीं है। पीएचसी 2 हेल्थ वर्कर से चल रहा है और इन्हीं के सहारे वहां पर काम हो रहा है। मामले की शिकायत मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने मौके पर टीम भेज करके दवाइयों के सैंपल जब्त किए और जांच का हुक्म दिया। और अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम के सामने रखी अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से नाखुश हुए जजों ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इंतजामिया ठीक से काम नहीं कर रहा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह के साथ जज सामने आए और पीसी की। जस्टिस चलमेश्वर का बयान हमारे सामने कोई मुतबादिल नहीं था। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हमने सीजीआई के सामने भी बदउनवानी का मामला उठाया। हमने चिट्ठी में तमाम बातें लिखी लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस चमलेश्वर रहे शामिल। हिंदुस्तान के साबिक जस्टिस जगदीश सिंह खेहर का बयान, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल लेक्चर में कहा मुल्क में जो हो रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहब की सियासत मुल्क के हक में नहीं है, मजहब की सियासत मुल्क के लिए रोड़ा है। आप अपने मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ नहीं बन सकते। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से मुतस्सिल पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए। खुफिया जराए के मुताबिक हाल के दिनों में पाकिस्तान की जानिब से लगातार हो रही फायरिंग को हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। खला में हिंदुस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी दर्ज की। इंडिया ने आज अपना 1वां सैटेलाइट खला में भेजा। श्रीहरिकोटा के इसरो सेंटर से PSLV-40 के जरिए 31 सैटेलाइटों को खला में भेजा गया। तमाम रुकावटों को पार करते हुए हिंदुस्तान ने यह कामयाबी हासिल की है। 31 सैटेलाइट आसमान में भेजे गए हैं। उनमें इंडिया के 3 और 6 दीगर ममालिक के 28 सैटेलाइट शामिल हैं।
खला में इसरो की बड़ी उड़ान और सेंचुरी लगाने पर पीएम मोदी ने साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी इस कामयाबी पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तान की इस कामयाबी से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया जिन सैटेलाइट्स को कायम कर रहा है उससे वो दोहरी पॉलिसी अपना रहा है। इन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल फौज में किया जा सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से डरी कांग्रेस, योगी को बताया बर्बादी की रेसिपी। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से रेसिपी फॉर डिजास्टर नाम से वीडियो शेयर कर हमला बोला। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस दिन को नेशनल यूथ फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। ग्रेटर नोएडा में विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर 5 दिन का यूथ फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से 16 जनवरी तक प्रोग्राम चलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने नौजवानों को खिताब किया। यूथ फेस्टिवल के दिन इसरो की कामयाबी की बधाई दी। कोलकाता में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान की झड़प के बाद बीजेपी ने रद्द की बाइक रैली। टीएमसी ने बीजेपी की बाइक रैली की मुखालिफत की। झड़प के दौरान कई कारकुनान जख्मी। बिहार के बक्सर में सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव हुआ। सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में इस्लामिक कानून नाफिज नहीं करने पर दहशतगर्द हाफिज सईद ने सरकार की मजम्मत की है। अवाम से सरकार के खिलाफ आने को भी कहा है। अमेरिका को पाकिस्तान से उम्मीद है, कहा जल्द अपने यहां के दहशतगर्दों का सफाया करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को रोकी गई मदद दूसरी जगह नहीं लगाई। और अमेरिका ने पाकिस्तान में वियॉन के ब्यूरो चीफ ताहा सिद्दीकी पर हमले को लेकर किया तशवीश का इजहार। कहा इजहार ख्याल की आजादी बेहद अहम। और चलिए इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ।